बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। सियासी मंजरनामे पर हलचल, जलसे जुलूसों पर पाबंदी, मगर ऑपोजिशन पेशावर जलसा करने पर बज़द। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान टकराव से नुकसान किसका? रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर, पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस। क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है? और जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क में सियासी मंजरनामे पर एक मुख्तलिफ किस्म की हलचल है। हुकूमती सतह पर कोरोना से निमटने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है, अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जल्द से जुलूस करने पर बज़िद है। अपोजिशन कल पेशावर में जलसा करने जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था, नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया था कि कोरोना बढ़ रहा है, 13% इजाफा हुआ है कोरोना में। इसके पेश नज़र जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद की जाती है, लेकिन हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन अपोजिशन ने उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ये बात करी है कि अगर अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन भी कहती है कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन जिन जिन इलाकों में अपोजिशन की हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर में नून लीग है, लेकिन वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर अपोजिशन जलसे करने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे कि इस रवैये से नुकसान किसका होगा। क्या सियासत में जो सियासी लड़ाई है वो जाती लड़ाई की तरफ जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अवाम का नुकसान होगा, कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हुकूमत, अपोजिशन। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर सवालात होंगे, इनके जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और सियासी मंजरनामे पर जो हलचल चल रही है इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर एंकर पर्सन है मारिया मेमन साहब। मारिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मारिया साहब, मुल्की सियासी मंजरनामे पर एक अजीब सी हलचल है। अगर हम सियासत की बात करें और मुल्की हालात की बात करें तो एक तरफ कोरोना है, हुकूमत जो है वो जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद कर रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, लेकिन अपोजिशन बज़िद है कि जल्द से जुलूस करने हैं। क्या मुल्क में सियासत में जो सियासी लड़ाई है वो जाती लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है? देखिए, इस मुल्क में जो सियासी लड़ाइयाँ होती हैं वो ओवरऑल कोई ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो हमने कभी भी डिबेट होती नहीं देखी। इशू टू इशू होती है जिसमें अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने एजेंडाज होते हैं। सो इस बात से तो बालक कि हमें ये सोचना इस वक्त ये है कि कोविड पे ये सियासत क्यों हो रही है खास तौर पे, क्योंकि जो पहली लहर थी उस पे नैरेटिव बिल्कुल ऑपोजिट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफी रिलैक्सेशन देने के मूड में थी, वो कहते थे कि तमाम काम चलते रहना चाहिए है, लेकिन अपोजिशन उस वक्त कहती थी कि शदीद लॉकडाउन कीजिए बिकॉज ये बीमारी फैल रही है। और उस वक्त ओवरऑल एंग्जाइटी भी सबकी समझ में आती थी, हमें मालूम नहीं था कि ये क्या वबा है। अब जो दूसरी लहर है इसमें बिल्कुल हम डिफरेंट अप्रोच देख रहे हैं, और वो ये कि अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जी ये तकरीबात ये जल्द से जो है इनको होने देना चाहिए, इसकी हुकूमत कह रही है कि इसको बंद कीजिए। जो दूसरी बात अपोजिशन कहती है वो कहती है कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो कम्प्लीटली लॉकडाउन लगाएं तो हम भी अपने जल्द से बंद कर देंगे, विच इज फ्रैंकली मतलब बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना बात है, क्योंकि आपके सपोर्टर्स, आपके फॉलोअर्स, आपकी सियासी क़यादत आज नहीं तो कल हुकूमत में होंगी, पहले भी हुकूमत में रह चुकी हैं और एक्चुअली सिंध में तो हुकूमत में है। वहां पर वो कराची में आज स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं। अगर आज मुराद अली शाह साहब से पूछा जाएगा क्या आपके शहर में कोई जलसा होना है तो आप होने देंगे, तो उनका जवाब होगा नहीं। लेकिन पेशावर में बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है, ऑपोजिट अप्रोच है। तो ये बस इस वक्त ऐसा ही है, किसी को अकल मत की बात जो है बजाय लगता है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देखते हैं कि कल जलसा होता है या नहीं होता, हुकूमत रोक पाती है नहीं रोक पाती। वही बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, लेकिन वहां पर लॉकडाउन चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में 6 दिसंबर तक लॉकडाउन का कह दिया गया है, अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अपोजिशन एहतजाजी रैलियों पर बज़िद क्यों है, इतनी हठधर्मी का मुजाहरा क्यों कर रही है, दोहरा जो है वो खतरा क्यों मोल ले रही है अपोजिशन? देखिए, जो भी करेंगे अपने रिस्क पे करेंगे। अभी गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा भरपूर कैंपेन हुई है, उस वक्त भी यही खदशात थे और अब वो नंबर्स में ट्रांसलेट हो रहे हैं। कल मैं कुछ डेटा देख रही थी, 8.1% पॉजिटिविटी रेट जो भी टेस्ट हुआ, तो ये जो खदशा था वो अब हकीकत में बदल गया है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे थोड़ी सी हुकूमत की हिट के ऊपर भी सवाल होगा। आज आपने देखा एक बहुत बड़ा फ्यूनरल हुआ लाहौर में, और उसमें हजारों नहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाख के करीब लोग जो हैं वो मुल्क भर में निकले होंगे।
ताज़ियत के लिए, अपने दुख के इजहार के लिए। तो जब इस तरह के मनाजिर आते हैं, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ज़्यादा लोगों को जमा नहीं होने देना चाहिए, तो लगता है कहीं ना कहीं मामलात इनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अभी जाके इन्होंने कहा है कि जी हम जलसे नहीं करेंगे, तकरीबात नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इससे पहले पिछले हफ्ते तक ये लोग कर रहे थे ना बड़े बड़े जलसे। हालांकि उस वक्त नजर आ रहा था कि ट्रांसमिशन रेट जो है ये बढ़ना ही है और ये आगे मामलात ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, जिसमें और ये चीजें जो है वबा फैलेगी, लेकिन नहीं रोका गया। अब सडनली अगर वो चले, मैं फिर भी कहती हूँ दे लीडिंग बाय एग्जांपल, वो कहते हैं हम कोई तकरीबात नहीं करेंगे। ऑपोजिशन को बात सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट कई जगह जो है वो चैलेंज होती है। सो जब कमजोर रियासत हो, कमजोर हुकूमत हो, तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी फिर? ऑपोजिशन भी बज़िद है, हुकूमती सतह पर भी उस तरह से हमें संजीदगी नजर नहीं आती, बहुत सारी नीयत पर सवालात उठ जाते हैं हुकूमत की तरफ से भी। तो अगर कोरोना मजीद फैलता है, ऑल्दो फैल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होगी? हुकूमत पर, ऑपोजिशन पर या अवाम पर? देखिए हुकूमत, अवाम की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनको तो हम बिल्कुल भी इससे बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आपके घर के अंदर कोई बीमार शख्स है, जो हर में से हर किसी के घर में होंगे, या बुजुर्ग शख्स तो होंगे ही होंगे ना जिन्हें कुछ और बीमारी है, हम क्यों उनका ख्याल नहीं कर रहे? हम क्यों इस नहिश तक हालात लेके जा रहे हैं कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन करना हो, पड़ रहा हो? ये मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी इंसान अपने घर वालों की सेहत के बारे में इतना कैजुअल कैसे हो सकता है। फ्रैंकली आई डोंट गेट इट। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी, देखिए जितना गवर्नमेंट कर सकती है, मैं कहूँगी मोर और लेस वो कर रही है। हालांकि उनकी जो पहली वेव थी, उसको जो डील करने में जो तमाम उनके किरदार था, उसकी सबसे बड़ी नाकिद मैं थी। एंड ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता था कि जो जिस तरह का ये लॉकडाउन करना चाहिए नहीं कर रही हुकूमत, बट समहाउ इट वर्कड फॉर देम। उसकी क्या वजूहात है, इसको कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया कि व्हाट वर्क फॉर अस, बट समथिंग डिड। तो दूसरी लहर में समहाउ हुकूमत इसको मैनेज कर रही है, और सिंध हुकूमत भी जो है वो उसको मैनेज कर रही है, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, कहीं बाहर से तो हुकूमत नहीं आई ना। तो वो जो वो इक़दामात, जो चीजें हैं वो अपने सूबे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने सूबे के लिए बेहतर समझते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो तमाम लोगों के लिए वैसा ही सोचें। और पेशावर की आवाम जो है, क्यों अगर कराची के अंदर वबा फैलेगी, तो क्या पेशावर की अंदर जब वबा, खुदा न खास्ता ट्रांसमिशन रेट बढ़ेगा या बढ़ता है, या इस तरह के इकदाम जब मुल्क भर में आप करते हैं, तो वो उतना ही आपको उनके बारे में भी कंसर्न होना चाहिए। ये कहते हैं जी हुकूमत जो है वो सब लॉकडाउन कर दे। ठीक है जी, हुकूमत जब सब लॉकडाउन कर देगी तो आपकी सिंध में गवर्नमेंट है ना, मुझे ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन की इक्वेशन समझ नहीं आती कई दफा लोगों की। कहीं जाके कंफर्टेबली गवर्नमेंट बन जाते हैं सूबों में, विफाक में आके कंफर्टेबली ऑपोजिशन बन जाते हैं। जो पॉलिसी सिंध में अपने लिए पसंद है, विफाक में उसको अपोज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी है बहुत ऑपोजिशन की पार्ट में। अच्छा, अभी जो ये सिचुएशन है, मार्च की बात हो रही है, पहले 3 गालिबन जलसे रह गए हैं, 3 जलसों के बाद फिर इशारा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है उसकी वजह से नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। हुकूमत ऑपोजिशन को रोकने के लिए मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आना चाहती? देखिए, ये तो खान साहब की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का डिलेमा रहा है। बड़े बड़े जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं, जो बड़ी मीटिंग्स हैं 2-3, अब तो उनको मतलब जीबी के ऊपर जो मीटिंग थी, या जब भारत में फरवरी के बाद वो जो एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें खान साहब तो कुछ तशरीफ नहीं लाए। सो वो जिस तरह की तकारीर करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उनकी तरफ से तो खैर मेरा ख्याल है कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इंगेजमेंट की वो बात करेंगे। कल उन्होंने डायलॉग की बात की है, कल उन्होंने इस्लाहात करने की बात की है, लेकिन एक एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है ऑपोजिशन की तरफ से। सो क्योंकि अभी तक कोई 2.5 सालों में, या उससे पहले भी खान साहब ने कोई साथ मिलकर चलने की किसी भी बात के ऊपर इंदियत दिया नहीं है। तो लेकिन आई थिंक अगर अभी कहा भी है तो एटलीस्ट बात सुननी चाहिए उनको। अच्छा, उनको एक और भी कुछ लगता है जैसे नैब के कवानीन के ऊपर वो ऑपोजिशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जब हमसे उन्होंने तजावीज मांगी, हमने वो तजावीज दी, तो उसको स्पिन कर दिया उल्टा हमारे ही खिलाफ, जैसे हम कोई एनआरओ चाह रहे थे। तो कहते हैं जब हम तजावीज देते भी हैं तो वो स्पिन कर दिया जाता है, और लगता है ये कि हम जो है मिलकर अपने सिर्फ जाती मफाद के लिए बातचीत करना चाहते हैं। तो ये हुकूमत को ही हाथ बढ़ाना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है, या उसका कोई मूड है। और मेरा ख्याल है कि जब ये तहरीकें चलती हैं, इसमें हुकूमत को इंगेज करना पड़ता है। अपनी नाअहलियों, अपनी बेवकूफ़ियों, अपने ओवरस्टेप्स की वजह से अगर उनको हुकूमत को खतरा होगा तो होगा। अपोजिशन इस वक्त फिलहाल उनको कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं दे सकती, और तहरीकों से हुकूमतें मजबूत नहीं कमजोर होती हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ करती। सो यह हुकूमत कोई खुद ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगी, खुद ही कोई बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं अगर यहाँ पे
दानिशमंदी का सबूत नहीं देगी, तभी जो है उनको नुकसान इसकी तो हमारे से माजी करीब में भी हमारे पास मिसाल मौजूद है कि चाहे वो इमरान खान साहब का अपना धरना या मार्च हो, मौलाना फजलुर रहमान का धरना हो, चाहे वो ताहिरुल कादरी का मार्च हो, हुकूमत नहीं गिर सकी है। लेकिन हमें हुकूमत पहले बड़ी गुस्से में नजर आ रही थी, अब बड़ी पुरएतमाद नजर आती है। तो क्या इसकी वजह यही है कि बड़ा एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं? जी, एतमाद की तो एक ही बात है ना, क्योंकि जिन फैसला साजों के साथ खान साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं एक चॉइस हूँ, अब ये बात खोलकर सामने आ गई है कि बज़ाहिर इस वक्त उनकी ही चॉइस खान साहब की जात ही है। सो एक तो वहां से उनका एतमाद आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जी ऑपोजिशन खुद बड़ी कमजोर है, इनके अहदाफ वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी एक सर्टेन अप्रोच लेना चाहती जो PMLN नहीं लेना चाहती। पीपल्स पार्टी जो चाहती है इस तहरीक के नतीजे में क्या वही PMLN चाहती है? ऐसा नहीं है। दोनों के अहदाफ वाज़ेह नहीं है और आपस में मिलते भी नहीं है और अप्रोच भी नहीं मिलती। जलसे करने से मतलब ये नहीं कि आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हो गए। तो इन सारी बातों पे, इन स्ट्रेंथ पे खान साहब की हुकूमत जो है वो इस वक्त खड़ी है। अपनी गवर्नेंस के ऊपर उनके पास अवाम को दिखाने को क्या है? अब वो कहते हैं इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो जाएंगे, तो अपनी गवर्नेंस बेहतर करेंगे तो ही वो उसको उस स्ट्रेंथ पे उनको उस पे खेलना चाहिए, ना कि अपने मुखालिफिन की कमजोरियों के ऊपर। लेकिन एक जो बयानिया ऑपोजिशन ने डिज़ाइन दे दिया है, एक जो बयानिया मकबूल कर लिया है, और इदारों के हवाले से जो बयानिया है, इदारों से टकराव का बयानिया है, वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ये जो तमाम तकारीर हैं, ये आपको लगता है कि हुकूमत को ये तकारीर भी मजबूत कर रही है, ये बयानिया भी मजबूत कर रहे हैं? इस बयानिए से लड़ने के लिए हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना होगा, या बस काफ़ी है जी इनका बयानिया हमें मजबूत कर रहा है, अब वी आर द लास्ट ऑप्शन, तो इसलिए कारकर्दगी भी नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए जी, कारकर्दगी तो हर हाल में मजबूत करनी ही होगी, क्योंकि अब बहरान दर बहरान आते हैं लेकिन हुकूमतें उससे गुजर जाया करती हैं। लेकिन फिर अगला इलेक्शन भी तो आना है ना। इसके बाद क्या इसी एक दफा एक ही इनिंग्स खेलनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? कभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, पार्टी को आगे इलेक्टोरल लेवल पे मजबूत नहीं करना, उसके लिए तो परफॉर्मेंस ही दिखानी होगी ना। अभी जो अपोजिशन अगर धरना लेके आ जाती है, जलसा लेके आ जाती है, आप उसको बयानिए को सियासी बयानिए, सियासी रेटरिक पे उस वक्त शिकस्त दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको गवर्नेंस के ऊपर ही ख्याल करना पड़ेगा और उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये नौबत यहाँ पर आती भी ना, अगर 2 साल में जो रिफॉर्म्स का वादा किया होता है या कुछ कॉन्क्रीट दिखाने के लिए आवाम के सामने होता है। इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बहुत ज्यादा है, खाने की ये हम फूड बास्केट कहते हैं उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं, और इस वक्त मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ होता दिखाई दे नहीं रहा है। सो दिस इज समथिंग जो प्रॉब्लमैटिक है खान साहब की हुकूमत के लिए। ऑपोजिशन का जलसे धरने करना उनकी इस वक्त सबसे लीस्ट इस वक्त उनका कंसर्न होना चाहिए। गवर्नेंस टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए है, बिकॉज इस बहरान को भी चलो तकारीर के ऊपर वो गुजार लेंगे, लेकिन फिर एक नया बहरान होगा सियासी, वो क्या अपनी मजबूत बैसाखियों पे खड़े ना हो अपनी गवर्नेंस की। तो हमारे साहब अगर हम PDM की बात करें तो मुसलसल मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, जरदारी आपस में राबते में हैं, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ राबते में हैं, लेकिन हुकूमत भी ये कहती है कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं, बयानिए को लेकर भी इख्तलाफात हैं कि ये कहना है, ये नहीं कहना, इन हाउस तब्दीली करनी है या इलेक्शन की तरफ जाना है, इस पर भी इनके इख्तलाफात हैं। साथ ही साथ वो इस पर भी इत्तफाक है कि मार्च लेकर आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। तो PDM में जो इख्तलाफात की दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, PDM में जब 11 जमातें होंगी ना, तो बिल्कुल क्या तमाम लोग एक ही पेज पे होंगे? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हर किसी ने अपना इस PDM के महाज से, PDM के तहरीक से अपने अपने हिस्से की कुछ चीज लेकर उठना है। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त वो इमीडिएटली केसेस में रिलीफ है, वो विफाक में भी और सिंध में भी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरह से है कि सिंध में उनकी प्रॉपर गवर्नमेंट है, और विफाक में भी वो बहुत सारे मामला, चाहे वो NCOC के हों या चाहे वो जो नई कमेटी बनी है कराची की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं और चलना चाहते हैं। सो पीपल्स पार्टी यही कहेगी जी हमें इस वक्त इमीडिएट रिलीफ मिले और ये निज़ाम चलता रहे, बिकॉज उनको कुछ GB में पहले से ज्यादा उनकी बेहतर पोजीशन है, पिछले इलेक्शन से ज्यादा, तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है। सो हैविंग सेड दैट, उनके पास इस वक्त खोने को बहुत कुछ है। PMLN के पास इस वक्त खोने को बज़ाहिर कुछ है नहीं है, तो वो चाहेंगे कि बिल्कुल ये लास्ट एंड तक ही तहरीक जाए। तो इस वक्त अगर हम कहें कि जो ट्रम्प कार्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है, वो अपनी सपोर्ट का पल्ला फैसला साजों के उसमें डालती है या PMLN उसमें डालेगी हिस्से में, ये एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है फिलहाल किसी भी बड़ी तब्दीली में, जो फिलहाल पीपल्स पार्टी करती हुई दिखाई नहीं दे रही।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और सियासी मंजरनामा के हवाले से तफसील से बात कर रही थी कि जल्द से जुलूसों की बात हो रही है, साथ में मार्च का इशारा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हुकूमत के लिए, जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि अपनी कारकर्दगी है, जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, तो हुकूमत को अपोजिशन तो शायद खतरा हो ना हो, अपने आप से ज़्यादा खतरा है। और अपोजिशन के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, 11 जमातें हैं, कहीं ना कहीं फूट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोने को बहुत कुछ है, लेकिन नून लीग के पास बाजार कुछ नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद कोरोना तो है ही, दूसरी तरफ मुआशी तौर पर जो आशारिया कहा यह जा रहा है कि दुरुस्त समत में जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एक तरफ तो सियासी तौर पर सूरत बदल रही है, कोरोना की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता नजर आ रहा है। पहले कहा जाता था कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ गई है, फिर से कोरोना आ गया तो क्या महंगाई में मजीद इजाफा होगा? मुआशी तौर पर क्या आशारिया दुरुस्त समत में जा रहे हैं? खान साहब ने एक बार फिर से कहा है कि जी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो क्या सिर्फ एक इंडिकेटर काफ़ी है? इस पर बात करेंगे। नई मॉनिटरी पॉलिसी आने जा रही है, तो नई मॉनिटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% से कम होगा या ज़्यादा होगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमती सतह पर जो तमाम तर फैसले किए जाते हैं, क्या वो फैसले दुरुस्त है और इन फैसलों के समरात कब मिलेंगे? आगाज में कहा जाता था जी मुश्किल फैसले करना होंगे, मुश्किल फैसले करने का वक्त नहीं आया, या मुश्किल फैसले कर चुके उनके बेहतर नताइज नहीं हमें मिल सके। और इसी पर बात करने के लिए मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं इशफाक तोला साहब हैं, टैक्स एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, जबकि मुल्क इकोनॉमिक इशूज पर भी काफी ग्रिप है। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इशफाक साहब, मैं टैक्स और फाइनेंस की तरफ तो आता हूं, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से आप मुआशी सूरत-ए-हाल को भी बड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, हुकूमत अभी तक जो पॉलिसीज लाई है, जो हुकूमत ये कहती है जी हमारी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, जरा मैं चाहूंगा आसान अल्फाज में हमारे जो नाज़रीन जो एक आम तबका है उनकी समझ के लिए थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा, क्या वाकईतन हमारी मईशत अब दुरुस्त समत में जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए, समत तो मेरा ख्याल है ये कबल वक्त होगा कहना कि दुरुस्त समत में जा रही है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे आशारिये अभी आए हैं कि जो हम ये कह सकें दुरुस्त समत में जा रही है। आशारिये सबसे ज़्यादा जो आपके दुरुस्त समत में जाने के लिए होती है ना, वो आपका शरह नमू या GDP ग्रोथ होता है। दूसरा होता है आपका अफरात ज़र में कितनी कमी हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा जो आशारिया है वो ये है एम्प्लॉयमेंट, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ज़्यादा। तो ये 3 आशारिये वो होते हैं जो कि एक मईशत की सिमत का तयन करते हैं। और इसको आप हमेशा हम ये कह सकते हैं इन तीनों आशारियों में हमें यहाँ पर अभी कोई जान नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जब हम आते हैं और हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आशारिये ठीक नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल बंद इंडस्ट्री की जगह अब बिल्कुल इंडस्ट्री खुल चुकी है। तो ये बिल्कुल आप जैसे अंग्रेज़ी में जिसको हम कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन, तो नी जर्क रिएक्शन के तौर पे ये आ रही है और ये बिल्कुल आती रहेगी। अब इसका तयन का सिमत उस वक्त होगा जब हम आगे लेके चलेंगे और आगे हम देखेंगे कुछ अरसे के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये आशारिये वाकई तौर पे सस्टेनेबल हैं कि नहीं है। दूसरी जानिब हमारी जो एक्सपोर्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बांग्लादेश फुल ऑपरेशनल नहीं है, ना इंडिया फुल ऑपरेशनल है, इंडिया तो आपको पता है बिल्कुल नीचे लो ऐप पे जा चुका है, इसके बावजूद हमारी जो आइटम्स हैं उसमें एक्सपोर्टेबल आइटम्स है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। तो ये भी एक सवालिया निशान और लम्हा फिक्रिया है कि क्या ऐसा ना हो कि उनके खुलने के बाद हमारी एक्सपोर्ट जो हमारे पुराने एक्सपोर्ट के टारगेट थे से भी कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट की जहाँ तक ताल्लुक है, जो कि हमारे मोहतरम हफीज़ शेख साहब की ट्वीट्स भी मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ा कबल एक ये चीज़ तो आप उनको सराहें कि जी चलिए करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, पर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की भी बहुत सारी वजूहात होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस वक्त, अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे तो उसमें कोई खातिर खा कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। और इसमें मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि जो मशीनरी ग्रुप जो कि मुल्क की तरक्की की सिमत को तयन देती है,
उसमें काफ़ी कमी आ गई है, वाज़ेह कमी है। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, कोविड की वजह से ये भी, इस बात में भी सदाकत मौजूद है कि हमारी जो ट्रैवलिंग, जो फॉरेन ट्रैवलिंग है हमारे लोगों की, इसमें काफ़ी कमी आई है। और इस कमी की वजह से ये भी, मैं इस बात में हक बजानिब हूँ, ये कहूँ अगर मैं, कि ये बिल्कुल ठीक है कि कमी वाकई हुई है, मगर इस कमी को कब तक हम देखते हैं मैं नहीं समझता। अगर आप पहले भी देख लेंगे तो अगर आपने देखा होगा तो अच्छा, एक अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है उस पर भी हम बहस कर सकते हैं, जो रेमिटेंसेज हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज भी काफ़ी अच्छे फिगर्स आ रहे हैं और $2 अरब से बढ़े हैं 4 महीनों में। मगर अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमारे वर्कर्स वापस आ रहे हैं और उनके आने के बाद अगर ये रेमिटेंस आ रही है तो दो में से एक चीज़ हो सकती है, या तो मेरा ख्याल है वो रेमिटेंस जो वहाँ छोड़ के आए थे इस वजह से वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो वापस नहीं ला सकते, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें गाड़ियों की इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो उस इंपोर्ट के अंदर जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, अगर बाहर से कोई गाड़ी इंपोर्ट करता है जो महीने की मेरा ख्याल है औसतन 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ हम करते हैं, तो अगर वो हम करें और उसमें करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें उनकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होते हैं, और अगर वो आते हैं और वो भी पाकिस्तान में आपको ला के बाहर से भेजने हैं डॉलर में और यहाँ पर रुपये में करना है, तो वो भी मेरा ख्याल है कोई अराउंड महीने के $100 मिलियन के करीब आ जाते हैं, और ये अच्छी पॉलिसी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट अभी इसमें स्टार्ट लिया है, इतलात ये हैं कि $64 मिलियन अभी आए हैं। अल्लाह करे इसमें काफ़ी इजाफा हो, और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी नवीद ले आएगा। तो ये आप क्या अशफाक साहब, जिसको हम जायजा कहेंगे, ये तो आपने बड़े बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर दिया। अभी जो नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की बात हो रही है, नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% से कम होगा या ऊपर जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि आशारिये ये कहते हैं, जिस तरीके से डॉलर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, और जिस तरीके से काइबोर का अगर मैं देखता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है जो लास्ट ऑक्शन में मुझे घटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ताकि इस बात की अशद ज़रूरत है कि ये घटे। और मैं ये समझता हूँ अगर आपकी तरक्की, अगर आप तरक्की की राह पे गामजन होना चाहिए और आपकी मतवाजी मईशत को देखते हुए आपका इंटरेस्ट रेट 4 से 5% होना चाहिए, और आपकी डॉलर की जो रुपी पैरिटी हो 140 से 145 या मैक्सिमम 150 होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हमारे शायद थोड़े से मिसगाइड हो रहे हैं इस मामले में, और इनको मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये दो अवामिल पे हम गहरी नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि जो यहाँ के जो हालात हैं, जो ज़मीन पे जो रियलिटी है वो ये है कि आपकी मुतवाजी मईशत बहुत बड़ी है और ये बढ़ती ही जाती है। आप देखें पिछले 3 सालों में 3 एमनेस्टियाँ आप दे चुके हैं, मगर अभी भी हमारी कौम कह रही है डू मोर। 10 लाख लोग वो हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं 25 में से, और उसमें से 1 रुपया भी वो टैक्स में नहीं देते। तो आप भी खुद समझदार हैं इसमें कि मुतवाजी मईशत बहुत बड़ी है, और जब तक इन अवामिल को हम सही तरीके से टैकल नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कोई सिमत हम दुरुस्त कर पाएंगे। और व्हाट अबाउट ट्रेड पॉलिसी? 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ट्रेड पॉलिसी नहीं आ सकी कोई, और अभी ट्रेड पॉलिसी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, किस तरह से इंडस्ट्री और ताजिर के लिए कुछ वाज़ेह नहीं है? सर देखें, ट्रेड पॉलिसी की कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक बहुत ज़रूरी अमल है, और इस अमल को हमें जारी व सारी रखना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ जब आपके FTAs मौजूद होते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो मेरा ख्याल है इसके बाद आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। मगर ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि मैं ये तो कर सकता हूँ, आपको मैं फैसिलिटेशन करूँ, मगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये तो सब आपकी अपनी होगी। और जब तक हमारी इंडस्ट्री क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं आएगी, ट्रेड पॉलिसी का फ़ायदा उस हद तक हम नहीं उठा सकते जितना हम उठा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं
कि इंपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो करंट अकाउंट बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बढ़ जाएगा आपका। तो उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को आपको इंसेंटिव तो देना पड़ेगा, मगर इंसेंटिव आप दें बिल्कुल उनको कि वो कंपटीशन कर सकें, ना कि उनकी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए दें कि जी कि मेरी नालायकी को छुपाने के लिए मुझे इंसेंटिव ना दिया जाए, हाँ मुझे आपसे मुकाबला करने के लिए मुझे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काफ़ी अमल होगा। और मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ पर आपके पास कोई बहुत बड़ा सरप्लस आपके पास आउटपुट हो और वहाँ जाके आप कोई एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्टेबल सरप्लस मेरा ख्याल है हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो ये अब लग रहा है कि जी हम एग्रीकल्चर मईशत हैं और उस मईशत में भी जो हमारे अहदाफ हैं वो नज़र पूरे नहीं होते आ रहे। और आज देखें गन्ने के बारे में भी काफ़ी आ रहा है कि जी मिल ओनर्स कह रहे हैं हम क्रशिंग बंद कर देंगे। 2 साल से किसानों का ये कहना है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे या सही नहीं मिल रहे, वो जो गवर्नमेंट की जो मुकर्रर कीमतें उस पर वो गन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है। कॉटन की प्रोडक्शन आपकी काफ़ी इशू आए हैं और मैं समझता हूँ अब आपकी कॉटन जैसे आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमत भी बढ़ गई है। तो ये एक वजह हो सकती है कि आपकी शायद एक्सपोर्ट थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, मगर अगर आप कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो वो मेरा ख्याल है 70 से 80% तो आपका वहीं पे एफबीआर के जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत सितंबर में जो टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ थे उनको हासिल करने में नाकाम रही है। अभी जो डॉक्टर इशरत हुसैन उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात की कि अगर एफबीआर काबिल टैक्स आमदनी वसूल करना शुरू कर दे तो हमें कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इज इट सो? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बड़ा एम्बिशियस स्टेटमेंट दे दिया है और एफबीआर ने सितंबर का टारगेट से ज़्यादा ही वसूल किया था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसका काम उसी को सांझे। देखें एफबीआर की टीम है, मेरा ख्याल है इसमें जावेद गनी साहब, मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बड़े मशहूर और मंझे हुए टैक्स कलेक्टर के नाम से और बड़ी इनकी अच्छी एक रेपुटेशन है। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक जो आईआर के हेड हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है और वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तारिक खुदा साहब हैं कस्टम के ऑपरेशंस के हेड हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे इनके मेंबर पॉलिसी तारिक चौधरी साहब हैं, उनकी एक बहुत बड़ी दस्तरस और बड़ा एक अबूर है अपने आइन अपने कानून के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टीम को आप 1 साल चलने दें। हाँ टैक्स रिफॉर्म्स की बात है, मेरा ख्याल है डॉक्टर इशरत हुसैन मेरा ख्याल है वो जो रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं तो अल्लाह करे, मेरा ख्याल है ये 2-2.5 साल से प्रोसीजर चल रहा है, मगर ड्राइंग रूम में बैठ के रिफॉर्म्स नहीं होते। रिफॉर्म्स करने के लिए मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब का एक बहुत वसी तजर्बा है, मगर टैक्स के रिफॉर्म्स करने के लिए ये मेरा ख्याल है दुनिया अलग है और उस दुनिया के ही बंदे को आपको लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कोई इकोनॉमिस्ट जो अच्छे होते हैं हमारे, मगर और उनका गवर्नमेंट का भी तजर्बा होगा, मगर ये तजर्बा काफ़ी नहीं है। अगर आपको टैक्स रिफॉर्म्स करना है तो मैं आज आपको फिर से बता देता हूँ, मईशत को ठीक करना है तो कराची की जोड़िया बाज़ार, तारिक रोड कपड़ा मार्केट, लाहौर की लिबर्टी और ब्रांडेड रोड, फैसलाबाद की सुतर मंडी, राजा बाज़ार फ्रॉम पिंडी और किस्सा खानू बाज़ार पेशावर की, इनकी मईशत अगर आपने समझ ली कि वहाँ कैसे ऑपरेशन होते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी मईशत भी ठीक होगी और टैक्स भी कनेक्ट होगा। ओके अशफाक साहब, आखिर में क्विकली, मेरे पास 1 मिनट है, आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी? पहले ये कहा जाता था कोरोना की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, कोरोना की तो दूसरी लहर आ गई है, तो क्या एक बार फिर से आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस जाएगा? कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत को मैं इस बात में कोई आर नहीं है मुझे कि पाकिस्तान की मईशत की अगर जो ढाल बना जो परफॉर्मेंस की तो वो कोरोना बन गया। अगर कोरोना नहीं होता और आपको ये मॉरेटोरियम नहीं मिलता तो ये डॉलर की आपकी स्क्वीज हो जाती है। आपको ये भी पता है, सबको पता है, अब तो अखबारों में छप चुका है, हम पहले बताते नहीं थे कि रिजर्व भी मेरा ख्याल है नेगेटिव में ही चल रहे हैं। और जिस तरीके से हम लेके काम कर रहे हैं आगे और जिस तरीके से हमारे पास डिपॉजिट है, अब सऊदीया की डिपॉजिट हमें वापस करनी है, यूएई भी मेरा ख्याल है खड़ा हो जाएगा, उनके कमर्शियल बैंकों की भी लोनें हैं, हम चाइना से लिए जा रहे हैं, चाइना की भी जो ट्रेड फैसिलिटी थी उसके भी हमने पेमेंट की करनी है अभी मई में आके, और उसको भी हमने कर्ज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। तो इन हालात को देखते हुए जिस तरीके से आपने एक्सचेंज कंट्रोल जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया लास्ट टाइम हॉट मनी के अकाउंट में, मैं समझता हूँ
वो इस मरतबा भी इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया, मगर पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ फिर मार्केट रिवर्सल की तरफ आ रही है और 160 के ऊपर डॉलर पहुँच गया है। तो मैं अभी ये समझ रहा हूँ कि अफराती दर में कमी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपकी ऑयल प्राइस अब बढ़ रही है, आपकी पाम ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, जो कमोडिटीज़ है लेंटिल वगैरह और ये जो शुगर और कॉटन है ये भी अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इससे आपके रिजर्व्स पे भी इम्पेक्ट आएगा, और जो रोज़मर्रा की आशिया आप इस्तेमाल में लाएंगे उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ अफराती दर में इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। ठीक है। अफराती दर को अगर आपने रोकना है तो आपको अपनी मार्केट कमेटीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव लेके जाना पड़ेगा, और आपको इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरफ देखना पड़ेगा। आप एक तरफ सिर्फ प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको दूसरी तरफ अपने टैक्सों में भी छूट देनी पड़ेगी, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आम आदमी को भी रिलीफ मिल सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।